Hello everyone, myself Dr. मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एल्किल हैलाइड्स के अंतर्गत इसको बनाने की विधियों के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे थायोनील क्लोराइड की अभिक्रिया से हम इसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो थायोनील क्लोराइड एल्केनोल से अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की ये उत्तम विधि है क्योंकि इसमें बने हुए दोनों सह उत्पाद क्या होते हैं, गैस होते हैं जो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ROH जब थायोनील क्लोराइड SOCl2 से क्रिया करता है तो एल्किल क्लोराइड बनाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है। मैथेनॉल है जैसे ये SOCl2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, मैथिल क्लोराइड। नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक अम्लों से हुंसीडीकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण को कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलयन में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। जैसे ये है सिल्वर प्रोपियोनेट, इसकी जब हम ब्रोमीन से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड, साथ में क्या निकल जाती है, CO2 गैस निकलती है और AgBr का हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म निम्न प्रकार से होता है। सिल्वर प्रोपियोनेट Br2 से क्रिया करता है, फिर क्या बनाता है, C2H5COBr और AgBr का अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट आयन और इधर ब्रोमीन फ्री रेडिकल, फिर ये एथिल फ्री रेडिकल मिलता है और CO2 यहाँ से निकल जाती है। एथिल फ्री रेडिकल ब्रोमीन से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है। फिर सिल्वर प्रोपियोनेट दूसरे Br फ्री रेडिकल से क्रिया करके वापस से फ्री रेडिकल बनाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया चलती रहती है। तो शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने के लिए एक उत्तम विधि है क्योंकि अभिक्रिया में बने हुए उत्पाद या तो गैसी हैं या अविलेय ठोस हैं। नेक्स्ट मेथड है इसका बनाने का हैलोजन विनिमय विधि द्वारा। तो एल्केन के आयोडाइड को बनाने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जब एल्किल क्लोराइड सोडियम आयोडाइड से क्रिया करते हैं तो यहाँ आयोडीन किसके द्वारा रिप्लेस, आयोडीन द्वारा Cl रिप्लेस हो जाता है। इस प्रकार से एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। जैसे CH3Cl मैथिल क्लोराइड है, ये सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके मैथिल आयोडाइड बनाता है और NaCl निकल जाता है। इसी प्रकार से एथिल ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड से क्रिया करके एथिल आयोडाइड बनाता है, साथ में NaBr निकलता है। तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए आयोडाइडों की AgF के साथ क्रिया करवाई जाती है। जैसे एथिल आयोडाइड है वो AgF के साथ क्रिया करके एथिल फ्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब एल्किल हैलाइडों के सामान्य गुण या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनके निम्नतर सदस्य जैसे मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड गैसीय होते हैं। मैथिल आयोडाइड व अन्य उच्चतर सदस्य सुगंधित द्रव होते हैं। एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक निम्न प्रकार से, आयोडाइड का सबसे अधिक क्वथनांक, उससे कम ब्रोमाइड का, उससे कम क्लोराइड का। समावयवी एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक निम्न क्रम में होते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का क्वथनांक द्वितीय से अधिक होता है, द्वितीय का तृतीय से अधिक होता है। एल्किल हैलाइड जल में अघुलनशील होते हैं किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं। समस्त एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं समान होती हैं। इनमें हम फ्लोराइडों को ध्यान में नहीं रखते क्योंकि उनके गुण काफ़ी भिन्न होते हैं और उनका अध्ययन भी अलग से ही करते हैं। तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, उससे कम ब्रोमाइड और सबसे कम क्लोराइड। आयोडाइड इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि सामान्य प्रकाश से ही विघटित होकर आयोडीन दे देते हैं जिससे इनकी सतह काली हो जाती है। जैसे एल्किल आयोडाइड है वो प्रकाश के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में, और आयोडीन वहाँ से रिमूव हो जाती है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो एल्किल हैलाइडों में CX बंध होता है। हैलोजन चूंकि कार्बन की तुलना में क्या होता है, अधिक ऋण विद्युती होता है।
अतः ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फलस्वरूप कार्बन पर कुछ मात्रा में क्या आ जाता है, आंशिक रूप से धनावेश, और हैलोजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। अर्थात इस सहसंयोजक बंध में क्या हो जाती है, पोलरिटी आ जाती है। X की विद्युत ऋणात्मकता का मान जितना उच्च होगा CX बंध में उतनी ही ध्रुवता आ जाएगी और अणु का उतना ही अधिक क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण। Cl से आयोडीन तक विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता जाता है। अतः मैथिल हैलाइडों के द्विध्रुव आघूर्ण के मान में क्या हो जाते हैं, घटते जाते हैं। जैसे मैथिल क्लोराइड है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, 1.86 डिबाई। एथिल ब्रोमाइड का होता है 1.78 डिबाई और मैथिल आयोडाइड का होता है 1.64 डिबाई। CX4 प्रकार के अणुओं में 4 ध्रुवीय बंध होते हैं, लेकिन अणुओं की चतुष्फलकीय आकृति के कारण ये चारों बंध एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और कुल मिलाकर अणु कैसा हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। शेष समस्त हैलोजन व्युत्पन्न ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। तो CX बंध की ध्रुवणता का कारण कोई भी नाभिक स्नेही हैलाइड आयन को प्रतिस्थापित कर सकता है और एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। यहाँ है जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगा और यहाँ से X माइनस निकल जाएगा। ये अभिक्रिया 2 विधियों द्वारा संपन्न होती है, यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिमोलिकुलर SN1 मैकेनिज्म। तो यह अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड अणु का धीरे धीरे क्या होता है, आयनाइजेशन, जिससे कि क्या प्राप्त होता है हमें, कार्बोकैटायन। और सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन तीव्र गति से न्यूक्लियोफाइल से संयुक्त होकर प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। ये है एल्किल हैलाइड। स्लो स्टेप में यहाँ से X माइनस निकलेगा और क्या मिलेगा हमें, कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से क्रिया करके फास्ट रिएक्शन में प्रतिस्थापन उत्पाद बना लेता है। तो इनके मंद अथवा वेग निर्धारण पद में क्रिया कारक का एक अणु उपस्थित है, अतः उपयुक्त अभिक्रिया एक अणु अर्थात SN प्रकार की होती है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मीन्स है यहाँ न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। चूँकि SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है, अतः इसका ऊर्जा अवस्था चित्र निम्न आकृति का हमें प्राप्त होता है। इसमें Y एक्सिस पे एक स्थितिज ऊर्जा और X एक्सिस पे है अभिक्रिया की प्रगति। तो यहाँ क्या होगा, एल्किल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल से क्रिया कर रहा है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज प्राप्त करता है, फिर मध्यवर्ती उत्पाद में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, फिर सेकंड ट्रांजिशन स्टेज के द्वारा प्रतिस्थापन उत्पाद निम्न प्रकार से बना लेता है। SN1 अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में कार्बोकैटायन बनता है, अतः जो कारक कार्बोकैटायन को स्थायीकृत करेंगे वे अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में सहायक होंगे। जैसे हम यहाँ देखें, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये SN1 अभिक्रिया में ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी कार्बोकैटायन इस प्रकार से बनते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रेरण अथवा हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के कारण कार्बोकैटायन का स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, सबसे अधिक टर्सरी कार्बोकैटायन स्थायी होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम मैथिल। अतः उपयुक्त श्रेणी के कार्बोकैटायनों के बढ़ते हुए स्थायित्व का क्रम निम्न होगा और SN1 की बढ़ती क्रियाशीलता का भी क्रम यही होगा कि टर्सरी कार्बोकैटायन की क्रिया सबसे अधिक होगी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम मैथिल। 3 डिग्री कार्बोकैटायन के अत्यधिक स्थायित्व के कारण सामान्य अवस्था में टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड इतना आयनिक अवस्था में रहता है कि यह AgNO3 के साथ AgCl का अवक्षेप देता है, जबकि अन्य कोई हैलाइड AgNO3 के साथ अवक्षेप नहीं बनाता है। यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है कि धनावेश के संयुग्मन में यदि कोई द्विबंध हो तो भी वह अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। जैसे एलिल कार्बोकैटायन, इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, रेजोनेंस, इस कारण से ये एलिल कार्बोकैटायन भी स्थायी होता है। इसी प्रकार से हम देखें बेंजिल कार्बोकैटायन,
बेंजिल कार्बोकैटायन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा +4, फिर ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ +4 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें रेजोनेंस होता है और ये स्थायी अनुनादी संरचनाएं बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उपयुक्त अनुनादी संरचनाओं के कारण एलिल तथा बेंजिल कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन से भी अधिक स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि एलिल तथा बेंजिल हैलाइड तृतीयक ब्यूटिल हैलाइडों से भी अधिक सक्रिय हो जाते हैं। यदि किसी हैलाइड में हैलोजन परमाणु के संयुग्मन में डबल बॉन्ड है तो हैलोजन परमाणु का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेता है और उसका कार्बोकैटायन बनना भी कठिन हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखिए वाइनिल क्लोराइड, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब कि ये लोन पेयर यहाँ बंद बना लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, फिर ये वाला यहाँ बंद बनाएगा तो यहाँ, इस प्रकार से इसमें क्या होता है अनुनादी संरचनाएं होती हैं। चूँकि इन संरचनाओं में हैलोजन परमाणु क्या हो रहा है, धनावेशित हो रहा है, अतः इसका आयनित होकर कार्बोकैटायन बनना क्या होता है कठिन है। यही कारण है कि ये दोनों यौगिक नाभिक स्नेहियों के प्रति उदासीन रहते हैं और इतनी क्रियाशीलता मेथिल क्लोराइड से भी कम हो जाती है। अब हम देखेंगे SN1 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण या एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। फर्स्ट है काइनेटिक एविडेंस। जब इस अभिक्रिया का गतिज अध्ययन किया जाता है तो हम पाते हैं कि इसका गतिज समीकरण क्या होता है, वेग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल्किल हैलाइड की, अर्थात वेग समीकरण में नाभिक स्नेह की सांद्रता नहीं है और अभिक्रिया केवल एल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट की सांद्रता के प्रथम घातांक पर भी निर्भर करती है। अतः यह अभिक्रिया एक अणु या यूनिमोलिकुलर या SN1 प्रकार की है। सेकंड एविडेंस है इसका स्टीरियोकेमिकल। तो SN1 अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में एक कार्बोकैटायन बनता है जो कि sp2 संकृत होता है। वह इसका आकार समतल त्रिभुजीय होता है। यदि हम ऐसे हैलाइड की अभिक्रिया करें जिसमें हैलोजन असम्मित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो मध्यवर्ती समतल ये कार्बोकैटायन के दोनों ओर नाभिक स्नेही के आक्रमण की बराबर बराबर संभावना होगी। अतः D अथवा L विन्यास में से चाहे किसी भी विन्यास वाले हैलाइड से अभिक्रिया प्रारंभ करें, उत्पाद सदैव दोनों प्रकार के विन्यासों का 50-50% अर्थात DL मिश्रण अथवा रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखें टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है, इसका ये विन्यास हो या ये हो तो मंद गति में क्या बनेगा कार्बोकैटायन। फिर इसमें से क्या होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो रेसिमिक मिश्रण हमें प्राप्त होता है। थर्ड है पुनर्व्यवस्था या रीअरेंजमेंट। SN1 अभिक्रिया में चूंकि एक मुक्त कार्बोकैटायन बनता है अतः इसमें पुनर्व्यवस्था की भी संभावना बनती है। यदि हम नियोपेंटिल ब्रोमाइड की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो ईथर बने हुए ईथर के कार्बन परमाणु क्या हो जाते हैं पुनर्विन्यासित हो जाते हैं। ये क्या हो गया एथिल तृतीयक पेंटिल ईथर। चूँकि नियोपेंटिल ब्रोमाइड के आयनीकरण से क्या मुक्त होता है 1 कार्बोकैटायन जो कि पुनर्व्यवस्थित होकर टर्सरी कार्बोकैटायन बना लेता है जो कि स्थायी होता है। इस कारण से एथिल तृतीयक पेंटिल ईथर हमें प्राप्त होता है। यहाँ देखिए स्लो स्टेप है 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, फिर रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या होगा ये यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमें टर्सरी कार्बोकैटायन जो कि एथेनॉल से क्रिया करके क्या बना लेता है एथिल तृतीयक पेंटिल ईथर। अब हम देखेंगे द्विअणुक या SN2 क्रिया विधि। तो यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। तो जब नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है तब हैलाइड आयन इलेक्ट्रॉन को खींचता हुआ दूर हो जाता है। यह अभिक्रिया धीरे धीरे अर्थात वेग निर्धारण पद में होती है। तो इस दौरान एक ऐसी संक्रमण अवस्था आती है जब न तो नाभिक स्नेही पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है और ना ही हैलाइड आयन पूर्ण रूप से अलग होता है और फिर तीव्रता से हैलाइड आयन निकल जाता है और हमें क्या मिलता है प्रतिस्थापन उत्पाद। ये है न्यूक्लियोफाइल जब एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है स्लो स्टेप में तो क्या होती है संक्रमण अवस्था जिसमें कि आंशिक रूप से न्यूक्लियोफाइल के साथ बंध बना हुआ रहता है और आंशिक रूप से
हैलाइड आयन के साथ टूटता हुआ रहता है और तीव्र द्वारा फिर ये न्यूक्लियोफाइल से अटैच हो जाता है और हैलाइड आयन यहाँ से निकल जाता है। चूँकि अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, अतः इसका ऊर्जा अवस्था चित्र निम्न प्रकार से होता है। इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है तो निम्न ट्रांजिशन स्टेट आती है और फिर ये प्रतिस्थापन उत्पाद हमें मिलता है। तो इस अभिक्रिया में जो संक्रमण अवस्था बनती है उसमें हम देखते हैं कि कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में है। वह pz कक्षक के दोनों लोब पर न्यूक्लियोफाइल व हैलाइड आयन जुड़े होते हैं। अतः कार्बन परमाणु की परिधि में कुल 5 समूह स्थित है। हम जानते हैं कि कार्बन का आकार अधिक बड़ा नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसकी परिधि में 5 समूह का एकत्रित होना उसके स्थायित्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। चूँकि यह स्थायित्व की कमी स्थान की कमी के कारण है, अतः कार्बन से जुड़े शेष तीनों समूह का आकार भी उसके स्थायित्व को प्रभावित करेगा। अतः पुनः हम SN1 में वर्णित श्रेणी पर ध्यान दें तो उनकी संक्रमण अवस्थाएं निम्न प्रकार की होती हैं। यहाँ हम देखें तो इस प्रकार से इसकी क्या होती है, संक्रमण अवस्थाएं। तो यहाँ क्या हुआ, ये पेंटावेलेंट में कन्वर्ट हो गया और पेंटावेलेंट में कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है, ये अस्थायी रहता है। अर्थात जब हम मैथिल से तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की तरफ बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर सिंपल है, मैथिल है, फिर ये एथिल हो गया, फिर सेकेंडरी और ये टर्सरी, तो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए समूह का आकार क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात स्थान की कमी भी बढ़ती जाती है। फलस्वरूप इनका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता भी इसी क्रम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार उपयुक्त श्रेणी में हम देखते हैं कि मैथिल हैलाइड की संक्रमण अवस्था सबसे अधिक स्थायी है, अतः SN2 अभिक्रिया के लिए यह सबसे अधिक क्रियाशील है और तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड का कार्बोकैटायन सर्वाधिक स्थायी है, अतः SN1 अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। उपयुक्त के विपरीत एथिल व आइसोप्रोपिल हैलाइड का न तो कार्बोकैटायन अति स्थायी और न ही संक्रमण अवस्था, अतः ये दोनों ही कम क्रियाशील होते हैं। वह क्रियाविधि भी संयुक्त SN1 SN2 प्रकार की होगी। इनगोल्ड ने एक ग्राफ द्वारा मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल और टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड की क्रियाशीलता को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। इधर है रेट और इधर कार्बोकैटायन। तो SN1 अभिक्रिया में इधर चलते हैं तो इनका स्थायित्व बढ़ता जाता है, जबकि SN2 में जब टर्सरी की तरफ जाते हैं तो स्थायित्व घटता जाता है। थैंक यू।